बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के टॉपिक जनरेटर प्रोटेक्शन रिले के ऊपर है। और आज की बात से ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का जो कोर्स है उसको हम काफ़ी हद तक आगे लेके आ गए हैं, और जनरेटर प्रोटेक्शन रिलेज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जनरेटर प्रोटेक्शन रिलेज़ जो कि बहुत सारी कैटेगरी के अंदर आती हैं। मैंने इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी सिनेरियोज़ और थ्योरीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है, इमेजेस ज़्यादा इंक्लूड नहीं करी हैं। थ्योरी इंक्लूड करने का मकसद यही था कि उसमें ज़्यादा कंटेंट कवर हो सके, और अब तक का सबसे ज़्यादा थ्योरी या कंटेंट जनरेशन प्रोटेक्शन रिलेज़ के टॉपिक में हम कवर करेंगे। और इसे अगर आप देखें तो ये सामने आपको जनरेटर नज़र आ रहा होगा कि ये जनरेटर कैटरपिलर का है। बहुत सारे ब्रांड के भी आते हैं, सिमेंस के भी जनरेटर हैं, कैटरपिलर के, पैल का ब्रांड मुझे याद नहीं है कि नहीं जनरेटर उसमें, और जनबारकर के जनरेटर आपको नज़र आएंगे। हम आखिर में डिस्कस करेंगे जनबारकर के जो जनरेटर होते हैं। कैटरपिलर के और दीगर ब्रांड के जनरेटर आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल नज़र आएंगे मार्केट में, और इस तरह के उसके छोटे बड़े इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स हैं। और इससे बड़े भी जनरेटर होते हैं, जो कि ये होपफुली 500 किलोवाट का जनरेटर या 800 किलोवाट का जनरेटर होगा, लेकिन 1 मेगावाट 2 मेगावाट के जनरेटर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, फील्ड में अवेलेबल हैं। आपने पावर हाउसेस का विज़िट किया हो अगर, तो कुछ लोग जो IPPs हैं वो अपने इन जनरेटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अपने प्लांट को फंक्शनिंग बनाते हैं। इस जनरेटर की मैं बात कर रहा था। ये होपफुली 1 मेगावाट या उससे ऊपर की रेटिंग का जनरेटर है। एग्जॉस्ट फैन, इनहेलेटर और इसके स्पेक्स को आप देख रहे होंगे। ये इससे भी बड़े जनरेटर हैं जो फील्ड में अवेलेबल होते हैं। जनरल टायर में मैंने एक मरतबा विज़िट किया था। जनरल टायर में हमने काम किया था सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जनरेटर का, तो वहाँ पर जनबारकर का जनरेटर और एक कैटरपिलर का इससे भी बड़ा जनरेटर वहाँ पर रखा हुआ था। और फील्ड में होपफुली आपको इस तरह के और इससे बड़े जनरेटर अवेलेबल मिलेंगे। तो हम लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी थ्योरी ऑफ जनरेटर के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो जनरेटर आर डिज़ाइन टू रन एट अ हाई लोड फैक्टर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स एंड परमिट certain incidences of abnormal working conditions. The machine and its auxiliaries are supervised by monitoring devices to keep the incidences of abnormal working conditions down to minimum. अच्छा, जनरेटर के केस में सबसे पहले एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ बातें। तो एक बात ये मैं बताऊंगा कि 3 फेज़ का जनरेटर होता है, उसे हम बैलेंस लोड के ऊपर रखते हैं। मतलब हर एक जो उसकी जनरेशन कैपेसिटी है, जैसे 400 किलोवाट का जनरेटर है, तो उसके हर एक फेज़ के ऊपर इक्वल करंट लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वरना वो अनबैलेंसिंग मोड पे काम करेगा और एबनॉर्मल बिहेव करेगा। उसकी एक तरफ की वाइंडिंग हीट अप हो जाएगी और ओवर एक्साइटेशन पे चला जाएगा। इसीलिए जनरेटर को जब रन करते हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन पे वो रन नहीं होना चाहिए, बल्कि नॉर्मल मोड ऑफ कंडीशन पे वो रन होना चाहिए, काम करना उसका चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे हमारे जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो जनरेटर में पैदा होने लगती हैं ड्यू टू अनबैलेंसिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में। तो और इन अनबैलेंसिंग को ऑब्ज़र्व किया जाता है थ्रू प्रोटेक्शन रिलेज़। इन पर्पज़ के लिए प्रोटेक्शन रिलेज़ को लगाते हैं, और फर्दर मोर इन इंसिडेंसेस को अवॉइड करने के लिए ही मिनिमम टाइम में वो रिलेज़ डिटेक्ट करती हैं फॉल्ट को, एरर्स, ओमिशंस को, ताकि रिलेज़ आपकी सही वक्त में मोर सेंसिटिव होते हुए फॉल्ट को, एबनॉर्मलिटी को ऑब्ज़र्व कर सके। डिस्पाइट द मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फॉल्ट्स में अकर जनरेटर में, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलाकर एक डिवाइस बनती है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल भी बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं और मैकेनिकल भी फॉल्ट्स होते हैं, और इन दोनों के लिए हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज़ इसमें लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज़ तो आपने सुने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज़ भी हमारी जनरेटर के केस में लगाई जाती हैं। एंड द जनरेटर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्टिव रिलेज़ विच इन केस ऑफ फॉल्ट
quickly initiate a disconnection of the machine from a system and if necessary initiate a complete shutdown of the machine। और ये बहुत ज़रूरी है कि जनरेटर के केस में, क्योंकि चलते हुए जनरेटर में कोई भी फॉल्ट अकर हो तो वो बहुत जल्दी एबनॉर्मलिटी की जानिब से होता हुआ डैमेज और डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जनरेटर का जो सिनेरियो है उसको अगर उसमें एरर प्रोड्यूस होता है, फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको फ़ौरन ही इंटरप्ट होना चाहिए। मतलब जनरेटर की जो इनकमिंग है उसको इंटरप्ट होना चाहिए, उसके लोड को इंटरप्ट होना चाहिए और उसको ऑफ होना चाहिए। इसीलिए डिस्कनेक्शन का वर्ड ऑफ मशीन आप यहाँ पर सुन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं, द जनरेटर प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन takes into account the types of faults and abnormal operating conditions that could be present at the generating plant and provide means for detecting and acting upon these conditions. The extent of the protection system design is depend on the size and relative value of the generating unit. Large critical units tend to have extensive protection systems with redundancy providing by having primary and backup protective functions। अब जिस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अपने प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम जनरेटर के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन करते हैं वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड होने चाहिए। अक्सर व बेशतर होता है कि एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए रिडंडेंसी प्रोवाइडेड बाय द हैविंग प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्टेड फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। बाज़ औक़ात एक प्रोटेक्शन रिले या हमारी प्रोटेक्शन स्कीम काम नहीं कर पाती जो हमने डिज़ाइन की हुई होती है एबनॉर्मल कंडीशन के लिए, तो उसमें बैकअप प्रोटेक्शन भी हमें उसके लिए साथ साथ देनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर जब हम केस ऑफ जनरेशन का हो, सब स्टेशन का हो तो और ग्रिड स्टेशन का हो, तो उसके लिए हमें बैकअप प्रोटेक्शंस भी बाज़ औक़ात प्रोवाइड करनी होती हैं, प्रोविजंस बहुत सारे देने पड़ते हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हुए इसके फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मस्ट बी टेकन अगेंस्ट ओवरलोड्स एंड एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ द मशीन सो दैट इट कैन सर्व सेफली। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इसमें लाजमी लिए जाएंगे और इसका मकसद यही होता है कि ओवरलोड्स और एबनॉर्मल कंडीशंस से मशीन को प्रिवेंट रखा जा सके फॉर दी सेफ्टी पर्पसेस। इवन इंश्योरिंग एन एफिशिएंट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड प्रिवेंटिव means of protection, the risk of fault cannot be completely eliminated from any machine. The devices used in generator protection ensure that when a fault arises, it is eliminated as quickly as possible. और इन सिस्टम सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को इंस्टॉल करने का मकसद होता ही यही है कि अगर फॉल्ट आपका अकर होता है तो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट होना चाहिए और उस रिस्क पे नहीं होना चाहिए कि फ़ॉल्ट अकर हो गया तो हम थोड़ी देर के बाद उसे मॉनिटर कर लें। क्योंकि फ़ॉल्ट चाहे वो छोटी नौइयत का ही हो लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस को अचीव करते हुए वो एक ड्रास्टिकल चेंज पैदा कर सकता है आपके जनरेटर के अंदर। क्योंकि सिस्टम जो जनरेटर में लगे हुए होते हैं वो इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा कनेक्ट है। तो जब सिस्टम एक इंटीग्रेटेड नौइयत के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक फॉल्ट की एबनॉर्मलिटी दूसरी फंक्शनैलिटी को भी मुतासर कर देती है। तो छोटा काम आपका बड़ा काम पैदा कर देगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे बाइक की चेन का एक लॉक आता है, 20 रुपये का आता है या 10 रुपये का। अगर वो लॉक लूज़ आपने लगा दिया बाइक की चेन का और चलती हुई बाइक के अंदर वो लॉक निकल गया तो चेन आपकी टूट जाएगी और वो गरारी में फंस जाएगी, जो कि स्प्रॉकेट कहलाता है। स्प्रॉकेट में जैसे ही फंसेगी आपके इंजन की जो शाफ्ट होगी वो स्टक हो जाएगी। चलती हुई गाड़ी में ये होगा तो आपके गियर बक्सा टूट जाएगा, गियर्स आपके ख़राब हो जाएंगे, उसकी शाफ्ट होती हैं और जो रोटेटरी शाफ्ट होती हैं एक दूसरे के ऊपर मैकेनिज़्म पुली चल रही होती हैं वो सारी डैमेज रहती हैं और इंजन का खर्चा आ जाता है आपका। तो सिर्फ एक
₹10 का जो चेन का लॉक होता है उसके नतीजे में इंजन आपको बनवाना पड़ता है। आजकल इंजन का रेट आपको पता होगा, बनवाने का भी 6,000 से 7,000 8,000 तक का रेट चल रहा है। तो ₹10 की प्रिकॉशन आपने ना करने के नतीजे में 6,000 का कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। तो यही केस जनरेटर के केस में भी है कि एक छोटे से फॉल्ट को लेस सेंसिटिव इक्विपमेंट से डिटेक्ट करवाना और देन उसको शट ऑफ करवाना, फॉल्ट को, एबनॉर्मलिटी को रिमूव करना एंड स्मूथ फंक्शनैलिटी को रन करना, ये मकसद होता है। यही सिनेरियो अब 1 से 2-3 स्लाइड में ही डिस्कस किया जाएगा और एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको ये बात समझा दी है। A device used in generator protection ensure that when a fault arises, it is eliminated as quickly as possible. An electrical generator can be subjected to either an internal fault or external fault or both. तो जनरेटर के केस में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों किस्म के फॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं जो सिस्टम के लिए एबनॉर्मलिटी का बायस बनता है। द जनरेटर्स आर नॉर्मली कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, हिंस एनी फॉल्ट अकर्ड in the power system should also be clear from the generator as soon as possible, otherwise it may create permanent damage in the generator। जो कि मैंने बात की है वो आगे फुलफिल हो जाती है आगे। The generator and variety of faults occur in a generator are huge। जनरेटर, क्योंकि हम जो जनरेटर्स की बात कर रहे हैं वो छोटे लोकल जनरेटर्स नहीं हैं, वो जनरेशन साइड पे लगे हुए जनरेटर हैं। एक चीज़ मैं मज़ीद बताऊंगा जनरेटर के बारे में कि आपने जिस तरह जनरेशन का कोर्स पढ़ा हुआ होगा होपफुली, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो जनरेटर होता है वो जनरेशन के स्कीम में सबसे आखिर में लगा हुआ होता है। सबसे पहले तो आपकी वो सोर्स होती है जो कि जनरेटर के लिए रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो स्टीम हो या कोल हो या आपकी वाटर टरबाइन हो, वाटर यानी कि सोर्स हो, आपकी गैस हो और जो भी नौयत की सोर्स हो, आपकी फ्यूल होती है जिसे कहते हैं। फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है टरबाइन के अंदर। टरबाइन फिर आपकी टाइप्स ऑफ टरबाइन है, प्रिंसेस टरबाइन है, हैमर टरबाइन है और अलग अलग टाइप की टरबाइन है। इनके अंदर आपका फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, उसके नतीजे में टरबाइन के ब्लेड रोटेट करते हैं। टरबाइन के ब्लेड जब रोटेट करते हैं तो टरबाइन रोटेट करने लगती है, उसके साथ उसकी शाफ्ट कपल होती है जनरेटर की शाफ्ट के साथ, तो इसे कॉमन बस कहा जाता है, कॉमन शाफ्ट कहा जाता है। और इसी कॉमन शाफ्ट, कॉमन बस को प्राइम मूवर भी कहा जाता है। ये प्राइम मूवर आखिर में जाके जनरेटर से कनेक्ट होता है और जनरेटर, क्योंकि जब ये आपका प्राइम मूवर रोटेट करने लगता है तो जनरेटर के एंड सिनेरियो पे आपको 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है और ये 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी कुछ 1000 या 1500 एम्पेयर और 11 kV with a 110% of your generation ratio rate, 11 kV, 22 kV या 33 kV के वोल्टेज के अंदर आपको जनरेशन साइड पर ये जनरेटिंग वोल्टेज मिल रहे होता है। तो ये जनरेटर का सिनेरियो होता है। इस स्टेज पे आपको प्रोटेक्शन स्कीम लगानी पड़ती है। तो कंटिन्यू करते हैं, ये बात शुरू में करनी थी, ये भूल गया था मैं, दोबारा से लेक्चर पे आता है। द नंबर ऑफ, आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फॉल्ट्स अकर इन अ जनरेटर आर ह्यूज। बड़े जनरेटर होते हैं, छोटे नहीं होते, जिस तरह मैंने सिनेरियो आपको बताया। और बड़े जनरेटर अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी एक मूवी भी आई है, क्या नाम है, थोड़ी पुरानी हो गई है, टर्मिनेटर डार्क फीट के नाम से। उसमें जब वो एंड हो रही है मूवी तो उसके अंदर कुछ टरबाइंस दिखाई गई हैं रोटेट करती हुई, तो वो एंड के सीन में आपको नज़र आएंगी, वो देखिएगा। क्या कहते हैं, वो टर्मिनेटर लड़े होते हैं उसमें और चलती हुई टरबाइन के अंदर वो कुछ मीनाकारियाँ कर रहे होते हैं। तो और फिर एक चलती हुई टरबाइन के अंदर अगर आप एरर क्रिएट करेंगे तो उसके ब्लास्ट का आलम भी देखिएगा उसके अंदर, कि बड़ा बेहतरीन सीन है वो उस मूवी का, टर्मिनेटर डार्क फीट। भले पूरी मूवी ना देखें आप, लेकिन एंड सीन ज़रूर देखिएगा उसका। उसमें वो एक डैम के जनरेटिंग स्टेशन के अंदर गए हुए हैं और वहाँ पर वो चलती हुई टरबाइन के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ब्लास्ट हो जाती है वो टरबाइन, और ऑब्वियसली वो जनरेटर भी उसके साथ इंटरकनेक्ट है।
बहरहाल आगे चलते हैं। तो अकर इन जनरेटर आर ह्यूज, दैट इज़ वाई जनरेटर और ऑल्टरनेटर is protected with several protection schemes. Generator protection is of both discriminative and non-discriminative type. जनरेटर आपके प्रोटेक्शन जो है जनरेटर के लिए आप डिस्क्रिमिनेटिव टाइप और नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टाइप के प्रोवाइड करते हैं. Great care is to be taken in coordinating the system used and settings adopted to ensure that a sensitive, selective and discriminative generator protection scheme is अचीव. अच्छा, हर एक जनरेटर की प्रोटेक्शन स्कीम दूसरे के मुकाबले में अलग अलग होगी. जनरेटर के ब्रांड क्योंकि अलग होते हैं, उनकी रेटिंग अलग होती है, उनकी रेटिंग के साथ साथ उनके सिनेरियोज़ अलग होते हैं और उनकी इम्पिडेंसेस, उनके लॉसेस, इन सब के सिनेरियो में हमें डिस्क्रिमिनेटिव, सेलेक्टिव एंड सेंसिटिव टाइप ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम उसमें इंक्लूड करनी होती है. तो यहाँ तक ये बात फुलफिल होने के बाद हम आगे चलते हैं. टाइप्स ऑफ जनरेटर प्रोटेक्शन स्कीम. द वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड टू जनरेटर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मैनर्स. प्रोटेक्शन रिलेज टू डिटेक्ट फॉल्ट्स अकरिंग आउटसाइड द जनरेटर एंड प्रोटेक्शन रिलेज टू डिटेक्ट फॉल्ट्स अकरिंग इनसाइड द जनरेटर. दो तरह की स्कीम लगा सकते हैं, आउटसाइड जनरेशन प्रोटेक्शन के लिए और इनसाइड जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए. पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट इन जनरेटर्स प्रोसेस. ये चलती हुई कुछ डिस्कशन में मैंने ये एक स्लाइड इंक्लूड की थी. इसको देखते हैं कि फॉल्ट अकर होने के जनरेटर में पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं. दीज आर फेस फॉल्ट्स. फेस के दरमियान फॉल्ट अकर हो जाता है. फेस टू फेस हो, फेस टू पर फेस हो, फेस टू ग्राउंड हो, और फेस टू ग्राउंड फॉल्ट यानी आपका क्या कहते हैं, फेस टू ग्राउंड अगर हो जाए तो उसे ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं. लॉस ऑफ एक्साइटेशन, LOM कहते हैं इसे जनाब. ओवर एक्साइटेशन, ओवर वोल्टेज, अनबैलेंस करंट्स, इसका मैंने जिक्र किया था शुरू में. एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसीज. जनरेटर के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल कांस्टेंट हो, लेकिन बाज़ जनरेटर की वाइब्रेशन कंडीशंस और दीगर फंक्शनैलिटी की कंटिन्यूएशन के वजह से फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह पाती. इसीलिए बहुत सारे जनरेटर के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी एबनॉर्मलिटी लाजमी आती है. आप सोच रहे होंगे फ्रिक्वेंसी एबनॉर्मलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है. यूज़र के एंड पे तो हम कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी की कोई डिवाइस लगाकर उसे बैलेंस कर लेंगे, ट्रांसफार्मर लगा के बैलेंस कर लेंगे या कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. जब हम ग्रिड के केस में बात करते हैं तो हमें नेशनल ग्रिड के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ जनरेटर के ग्रिड को नेशनल ग्रिड में इंक्लूड करना पड़ता है. और जब नेशनल ग्रिड में इन्हें इंक्लूड करना पड़ता है तो ये सिंक्रोनाइज़ होता है. जब ये सिंक्रोनाइज़ होंगे तो अगर जनरेटर के स्टार्टिंग से ही उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है, एबनॉर्मल है, मतलब कि वो 50 नहीं है बल्कि 48 हो रही है, 49 हो रही है, 50 हो जा रही है, 52 हो जा रही है, 51 हो जा रही है, और इवन फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट का भी फ़र्क आ रहा है. 50.5 हो जा रही है, 50 भी नहीं हो रही, और 49.5 हो जा रही है. तो ये एबनॉर्मलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी के नतीजे में सिंक्रोनाइजेशन नेशनल ग्रिड के अंदर नहीं हो पाएगी. इसीलिए एबनॉर्मलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. लेकिन पुराने टाइम के जो जनरेटर हैं उनमें फ्रिक्वेंसी का इशू बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने एडवांस पोजीशन पे आती जा रही है, एवोल्यूशन आगे बढ़ता जा रहा है, जनरेटर के केस में भी बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं. जैसे कैटरपिलर के जनरेटर में कभी फ्रिक्वेंसी का इशू अच्छा नहीं आता, लेकिन जन बारकर के जनरेटर के अंदर फ्रिक्वेंसी का इशू बहुत ज़्यादा आता है. तो कैटरपिलर के जनरेटर आपस में सिंक हो जाते हैं. कैटरपिलर के जनरेटर दीगर ब्रांड यानी जन बारकर के अलावा दूसरों से भी सिंक हो जाता है, लेकिन कैटरपिलर का जन बारकर के जनरेटर के साथ सिंक्रोनाइजेशन बहुत सारे सिनेरियो में नहीं बन पा रही होती. तो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी का केस जनरेटर में आपको बहुत नज़र आएगा. बहरहाल आगे चलते हैं. मोटरिंग का भी केस है. जनरेटिंग और मोटरिंग का केस क्या होता है या मोटरिंग क्या होती है, ये हमने मशीन में पढ़ी थी. तो इसमें हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन मशीन पढ़ा था, तो वो आप अपने तौर पे ख़ुद देख भी सकते हैं. मेरे लेक्चर भी आपके पास होंगे. 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन या मोटर के 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो किस तरह बिहेव करता है.
इसमें हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह भी डिस्कस की थी, डेड मशीन एनर्जाइजेशन, ब्रेकर फेलियर्स एंड सिस्टम फॉल्ट्स। ब्रेकर फेलियर्स का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है जनरेटर के केस में कि फॉल्ट अगर हुआ लेकिन ब्रेकर उस वक्त काम नहीं कर सका, तो उसके नतीजे में आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो इफ़ेक्ट जनरेटर पे आ जाएगा। सिस्टम फेलियर्स, सिस्टम फॉल्ट्स का मतलब ये कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो सही काम नहीं कर पाएंगे, तो सिस्टम फॉल्ट की नज़र हो जाएगा। तो ये वो केसेस हैं, सिनेरियोज जिनके नतीजे में जनरेटर में फॉल्ट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जनरेटर फॉल्ट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं उस पर बात करते हैं हम। अदर देन प्रोटेक्टिव रिलेस एसोसिएटेड directly with the generator and its associated transformer, there are lightning arresters, overspeed safeguards, oil flow devices and temperature measuring devices for shaft bearing, stator winding, transformer winding and transformer oil, etc. Some of these protective arrangements are of non-trip type. As an example, they only generate alarm during abnormalities. अब जैसा कि इसमें ज़िक्र हुआ है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कुछ प्रोटेक्टिव रिलेज़ हैं जो कि एसोसिएट होती हैं जनरेटर के बहुत सारे ट्रांसफार्मर या मैकेनिज़्म से। उनमें लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं कि अगर आसमानी बिजली गिर जाती है जनरेटर पे या उसकी तारों पे, तो उनके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है लाइटनिंग अरेस्टर्स को। ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करते हैं और टुवर्ड्स ग्राउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओवर स्पीड सेफ गार्ड्स का मतलब यही है कि बाज़ औक़ात क्या कहते हैं इसे, ओवर स्पीड कंडीशंस के ऊपर जनरेटर चलने लगते हैं। उसकी जो रोटर है, जिसे आप फील्ड कहते हैं, जनरेटर के केस में हम स्टेटर रोटर नहीं कहते बल्कि उसे आर्मेचर और फील्ड कहते हैं। तो फील्ड एक्साइटेशन की तरफ चली जाती है और उसके लिए हम प्रोटेक्शन सिनेरियो इस्तेमाल करते हैं ओवर स्पीड सेफ गार्ड्स को। ऑयल फ्लो डिवाइसेस ये ट्रांसफार्मर के केस में इस्तेमाल होती हैं। टेम्परेचर का जो सिनेरियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जनरेटर के हाउसिंग के ऊपर, जनरेटर की वाइंडिंग के ऊपर, कोर के ऊपर और उसके फ्रेम जिसके ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है, और सेलियंट नॉन सेलियंट पोल जिस तरीके से हमारे जनरेटर होते हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जिसको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे बेरिंग होते हैं, बेरिंग जैसे अगर आप इंडस्ट्री का विज़िट करें तो उसमें आपको नज़र आएंगे बेरिंग तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़े डाई के भी होते हैं। तो मैंने जो लाइफ में देखा था वो तकरीबन 2 फीट का बेरिंग देखा था। 2 फीट का बेरिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 फीट उसका डाया है, तो वो ख़ुद बेरिंग कितना बड़ा होगा। अच्छे खासे 4 लोग मिलके उठाते थे इतने बड़े बेरिंग को, और जिस रूटर में वो लगता था, जिस आर्मेचर में वो लगता था, वो सोचें वो ख़ुद कितना बड़ा सीलियंट पोल होता था। तो स्टील मिल में ये बेरिंग के अंदर जो बॉल होती है वो इटसेल्फ एक बास्केट बॉल के बराबर का एक बॉल ऑफ द बेरिंग थी, जिसको वहाँ पर बिठाया जा रहा था उस बेरिंग के अंदर। तो टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट आपके इन शाफ्ट बेरिंग के ऊपर भी आता है। स्टेटर वाइंडिंग जनरेटर में हम इस्तेमाल करें, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर ऑयल, तो इन सब के मैकेनिज़्म के लिए हमें प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्शन रिलेज़ इंस्टॉल करनी होती हैं। तो इनमें अक्सर जो रिलेज़ हैं वो जस्ट अलार्म देने के लिए होती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ को रिमूव करने के लिए नहीं होती। लेकिन हमारा मकसद उन रिलेज़ को इंस्टॉल करना होता है, डिवाइसेस को इंस्टॉल करना होता है जो कि आपके अलार्म के साथ साथ एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकें और ब्रेकर को या प्रोटेक्शन स्कीम को फंक्शनल बनाते हुए आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाकर आपके फंक्शनैलिटी को बिल्कुल शट डाउन कर सकें। बट द अदर प्रोटेक्टिव स्कीम्स अल्टीमेटली ऑपरेट मास्टर ट्रिपिंग रिलेज ऑफ द जनरेटर। कुछ मास्टर ट्रिपिंग रिलेज होती हैं जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं हम, जिनकी मैंने अभी बात बताई कि वो जस्ट अलार्म नहीं देंगी बल्कि अलार्म के साथ वो एबनॉर्मलिटी को रिमूव करते हुए आपको आपके सिस्टम को ट्रिप करवा देंगी
कम्प्लीटली शट डाउन करवा देंगी। तो ये आपके मास्टर ट्रिपिंग रिलेज कहलाती हैं। These should be noted that no protective relay can be prevent fault. It only decays and minimizes the duration of fault to prevent high temperature rises in the generator. Otherwise, there may be permanent damage in it. तो जिस तरीके ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, तो ये बात जस्ट किसी और सिनेरियो में सिर्फ रिपीट हुई है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ डिज़ायरेबल टू अवॉइड एनी undue stresses in the generator, and for that it is usual practice to install surge capacitor or surge diverter or both to reduce the effects of lightning and other voltage surges on the machine. अच्छा, जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि बाज़ सिनेरियोज़ के अंदर हम जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, बाज़ सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं और टरबाइन का इफ़ेक्ट बाज़ का जनरेटर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि कॉमन बस बार होती है, आप कॉमन शाफ्ट होती है आपकी, प्राइम मूवर आपका सेम होता है, कपल होती है दोनों टरबाइन और जनरेटर की शाफ्ट। तो इन सिनेरियोज़ में जर्क और सर्ज आ जाते हैं। तो इन जर्क और सर्ज को रिमूव करने के लिए हम कुछ रिएक्टर्स, कैपेसिटर्स, सर्ज कैपेसिटर्स कहे जाते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात सिस्टम में एकदम से लोड बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट भी जनरेटर के ऊपर आता है। तो इस सर्ज को रिमूव करने के लिए, या फिर अगर आसमानी बिजली कभी इंसर्ट हो जाए सिस्टम के अंदर, तो उससे एक ड्रास्टिकल चेंज सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है। उस सिस्टम की कैपेसिटी को बाज़ औक़ात ग्राउंड तो कर दिया जाता है, लेकिन अगर वो फिर भी मौजूद रहती है सिस्टम में, तो उसे वैनिश करने के लिए कैपेसिटर्स या सर्ज कैपेसिटर्स को लगा के इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस या वैनिश किया जाता है, ताकि लाइटनिंग का इफ़ेक्ट आपके सिस्टम में इंसर्ट ना हो जाए और आपकी जो मशीन है वो इस किस्म के फॉल्ट से प्रिवेंट रह सके। आखिरी की बात कंटिन्यू एंड करते हुए हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। द प्रोटेक्शन स्कीम्स यूजुअली अप्लाइड टू जनरेटर आर डिस्कस्ड हेयर बिलो इन ब्रीफ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसुलेशन फेलियर। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा वो फॉल्ट सिनेरियोज डिस्कस किए हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसुलेशन फेलियर। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके फॉल्ट अगर होते हैं तो आपकी जो इंसुलेशन होती है वो वीक हो जाती है। इंसुलेशन बिटवीन द वायर भी होती है, इंसुलेशन आपकी जो आउटगोइंग वायर्स होती हैं उनके ऊपर भी होती है, प्लास्टिक इंसुलेशन, वार्निशिंग इंसुलेशन, जो माइका आप इस्तेमाल करते हैं, रबड़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब इंसुलेशन फेलियर का बायस भी बनती है किसी न किसी सिनेरियो में जाके। द मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटर वाइंडिंग अगेंस्ट फेस टू फेस और फेस टू अर्थ फॉल्ट is longitudinal differential protection of generator. Second most important protection scheme for stator winding is inner turn fault protection. बाज़ सिनेरियोज़ में होता ये है कि हमारे फॉल्ट अकर होते हैं क्योंकि फेस टू फेस होते हैं, फेस टू अर्थ, इसके नतीजे में आपकी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करनी होती है और इनके नतीजे में इंसुलेशन हमारी वीक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वाज कंसीडर्ड अननेसेसरी इन द प्रीवियस डेज बिकॉज breakdown of insulation between points in the same phase winding contained in the same slot and between which a protection difference exists very rapidly changes into earth fault and then it is detected by either the stator differential protection or the stator earth fault protection। अच्छा जी, ये सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा मिक्स एंड मैचेस के हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली लाइन में ये डिस्कस हो रहा है कि दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रीवियस डेज बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन बिटवीन पॉइंट्स इन द सेम फेज वाइंडिंग। अच्छा जी, तो अगेन कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट हम बात कर रहे थे प्रीवियस डेज बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन बिटवीन पॉइंट्स इन द सेम फेज वाइंडिंग। बाज़ औक़ात आपकी इंसुलेशन जो होती है सेम फेज वाइंडिंग के दरमियान हो जाती है, जिसे हम जानते हैं कि पेयर ऑफ वाइंडिंग चल रही होती हैं। वाइंडिंग के केस में लूप वाइंडिंग, टैप वाइंडिंग, एक कैटेगरी ऑफ वाइंडिंग, बी कैटेगरी ऑफ वाइंडिंग, अलग अलग टाइप्स ऑफ वाइंडिंग जो हमारी चल रही होती हैं, उसमें एक
फेज़ ऑफ वाइंडिंग दूसरे फेज़ ऑफ वाइंडिंग से कभी कभी ओवरलैप भी कर रही होती हैं, तो इनके नतीजे में फेज़ वाइंडिंग के दरमियान जो इंसुलेशन होती है वो डैमेज हो जाती है। कंटेन इन द सेम स्लॉट, बाज़ औक़ात सेम स्लॉट में भी अलग फेज़ की वाइंडिंग चल रही होती है। जब एक फेज़ दूसरे फेज़ की वाइंडिंग के पेयर से जुदा हो रहा होता है तो कभी कभी उनके एक ही स्लॉट, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर उनकी एक पेयर ऑफ वाइंडिंग फेज़, पेयर ऑफ वाइंडिंग अनदर फेज़ ऑफ पेयर वाइंडिंग सेम स्लॉट में भी लाई करता है। तो इनके नतीजे में बाज़ औक़ात आपकी जो इंसुलेशन होती है वो वीक हो जाती है। कैटेगरी ऑफ वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, लूप वाइंडिंग, टैप वाइंडिंग, ये सारी हमने मशीन में डिस्कस की हैं। आप जाके दोबारा लेक्चर उसको देख सकते हैं, नहीं तो गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा कि जब हम एक इवन मोटर की भी वाइंडिंग करते हैं तो उसमें स्लॉट बाज़ औक़ात शेयर हो रहे होते हैं फेज़ वन वाइंडिंग विद अनदर फेज़ ऑफ वाइंडिंग, तो उसके नतीजे में वहाँ पर आपकी इंसुलेशन वीक हो जाती है। एंड बिटवीन विच अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पैदा हो जाता है जो कि आर्किंग का बायस बनता है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलेशन वीक होती है। वेरी रैपिडली चेंजेस इनटू द अर्थ फॉल्ट, और अर्थ फॉल्ट भी बाज़ औक़ात इसी सिनेरियो में पैदा हो जाता है, क्योंकि इसको इस तरह समझें कि जो आपके स्लॉट होते हैं जिनमें वाइंडिंग की जाती है, स्लॉट कनेक्ट होते हैं आपके फ्रेम ऑफ स्टेटर से या आर्मेचर से। तो अगर फेज़ ऑफ वाइंडिंग का इंसुलेशन पार्ट हटता है तो कंडक्टर जो है वो आपकी बॉडी से टच हो जाएगा, और जब कंडक्टर बॉडी से टच हो जाएगा ड्यू टू द इंसुलेशन फेलियर, तो आपका यहाँ पे अर्थ फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी तो अर्थ होती ही है और फॉल्ट अगर हुआ है फेस का बॉडी से टच होने के नतीजे में, तो आपका अर्थ फॉल्ट यहाँ पर काम करेगा, और अर्थ फॉल्ट के नतीजे में आपकी वाइंडिंग बजाय शॉर्ट होने के, अगर प्रोटेक्शन स्कीम आपने बनाई हुई है तो फॉल्ट आपका क्या कहते हैं प्रोटेक्शन स्कीम उस वक्त काम करेगी, और आपका जो मैकेनिज़्म होगा, मशीन होगा, वो फंक्शनैलिटी के तौर पे ऑफ हो जाएगी, ट्रिप कर जाएगी, और इस तरीके से वो काम करेगी प्रोटेक्शन स्कीम। तो मशीन आपकी कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड देन इट इज़ डिटेक्टेड बाय आइदर दी स्टेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और दी स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। ये दोनों मैंने डिस्कस कर ली कि ये इनके सिनेरियो क्या होंगे इन डेप्थ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अ जनरेटर इज़ डिज़ाइन टू प्रोड्यूस रिलेटिवली हाई वोल्टेज इन कंपैरिजन टू इट्स आउटपुट एंड which therefore contains a large number of conductors per slot। ये सेलिएंट पोल वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। जब हम जनरेटर के ऊपर पर स्लॉट वाइंडिंग करते हैं तो उसका जो स्लॉट होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इवन कितना बड़ा होता है, बाज़ औक़ात ये स्लॉट जो है आपका 10 फुट का एक स्लॉट होता है। ये सिर्फ लंबाई बता रहा हूँ मैं, और चौड़ाई जो होती है वो 1.5 से 2 फुट की होती है। तो 1.5 बाय 10 फुट का एक स्लॉट बनता है जिसके अंदर वाइंडिंग होती है। ये बड़े जनरेटर के केस में बता रहा हूँ, या सिंक्रोनस मोटर, इंडस्ट्रियल मोटर की मैं बात बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी। और ये हमने मशीन में डिस्कस अगेन किए हुए हैं, आप स्लाइड जाके ज़रूर देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी, क्योंकि जनरेटर मोटर की प्रोटेक्शन बग़ैर जनरेटर के सिनेरियो को पढ़े हुए नहीं समझा जा सकता। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर्स हैं उनको भी ज़रूर देखें, और उसके बाद इन केसेस को भी पढ़ें। कंटिन्यू करते हैं जनाब। इन कंपैरिजन ऑफ इट्स आउटपुट, जनरेटर की जो प्रोटेक्शन है, जनरेटर की जो जनरेशन वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उसके जो सेकेंडरी वोल्टेज के मुकाबले में। एंड विच देयर फॉर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट, और यही वजह होती है कि उसके पर स्लॉट ऑफ कंडक्टर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं पर स्लॉट, क्योंकि जब साइज़ स्लॉट का बहुत बड़ा है तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स में उसमें बहुत ज़्यादा इंसर्ट होंगे। विद इंक्रीजिंग साइज़ एंड वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, जिस तरह साइज़ बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन इज़ बिकमिंग एसेंशियल फॉर ऑल लार्ज जनरेटिंग यूनिट्स। तो ये जनरेटर के लिए ही हमने सारे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि जनरेटिंग यूनिट्स के जनरेटर हैं, नॉर्मल जनरेटर नहीं है जो बैंक्स के बाहर रखे होते हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर की आखिरी स्लाइड को डिस्कस करेंगे।
स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की अब हम बात करेंगे। तो व्हेन द स्टेटर न्यूट्रल इज अर्थ थ्रू अ रजिस्टर, अच्छा एक रजिस्टर या इम्पेडेंस के ज़रिए से हम तकरीबन स्टेटर के जो न्यूट्रल को अर्थ करते हैं रजिस्टर के थ्रू। ये हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो कि ट्रांसफार्मर के डेल्टा को स्टार को हम एक इम्पेडेंस के ज़रिए ग्राउंड करते थे। ये प्रोटेक्शन स्कीम भी लास्ट हमने डिस्कस की थी कुछ लेक्चर्स पहले। अ करंट ट्रांसफार्मर इज़ माउंटेड इन अ न्यूट्रल टू अर्थ कनेक्शन, inverse time relay is used to across the CT secondary with the generator is connected directly to the bus bar. In case of generator feeds power via delta star transformer, in instantaneous relay is used for the same purpose. अब इस सिनेरियो को जो कि स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का है, इसमें इन्वर्स टाइम प्रोटेक्शन रिले को हम यूज़ करेंगे जो कि सीटी को इस्तेमाल करता है करंट को सेंस करने के लिए, और जो जनरेटर के इंटरनल वाइंडिंग के अंदर अगर फॉल्ट अकर होता है तो इंस्टेंटेनियस इन्वर्स टाइम रिले को हम इस्तेमाल करते हुए इस फॉल्ट को डिटेक्ट करवा कर प्रोटेक्शन स्कीम के ज़रिए से डील कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का। In the former case, the earth fault relay is required to be graded with other fault relays in the system. This is the reason why inverse time relay is used in this case. जैसे यहाँ बताया भी जा रहा है कि इन्वर्स टाइम रिले को हम इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि जो अर्थ फॉल्ट हमारा अकर होता है उसमें रिक्वायर्ड होता है ग्रेडेड विद अदर फॉल्ट रिलेज इन द सिस्टम, यानी कि इस रिले को जो कि अर्थ फॉल्ट होता है इसको डिटेक्ट क्विक वे में करवाना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम इन्वर्स टाइम रिले को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रिले भी कहलाती है ये। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वी इन्वर्स टाइम रिले इज़ यूज इन दिस केस, बट in later case the earth fault loop is restricted to the stator winding and primary winding of the transformer, hence there is no need of grading or discrimination with other earth fault relays in the system. That is why instantaneous relay is preferable in this case. तो अर्थ फॉल्ट रिलेज के लिए और जो स्टेटर ऑफ दी सिस्टम के लिए हम तकरीबन की प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर प्रोटेक्शन रिलेज का पार्ट 1 आज के लेक्चर में एंड होता है। बाकी जो पार्ट 2 है वो हम इस स्लाइड से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के हवाले से तो मेरे मेल एड्रेस पे आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।